हेलो दोस्तों, त्रिलोक सैनी फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं पहली वीडियो में आपको समझा चुका हूँ अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के बारे में चर्चा। आइए चलते हैं वीडियो की ओर। तो देखते हैं आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनफल कीजिए। तो ये आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं इनके और उनको गुणनफल के रूप में लिखना है। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, 140 के अभाज्य गुणनखंड करने, फिर 156 के अभाज्य गुणनखंड करने, 3825, 505 और 7429 इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं 140 के पहले तो आप गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं। तो 2 का भाग 2, 2 सत्ते 14, फिर 2 का भाग 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, फिर इसमें जाएगा 5 का भाग, क्योंकि अंत में क्या है 0 या 5। मेरे भाज्यता के नियम में आपको समझा दिया है किस प्रकार से भाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो ये 140 की क्या हो गई अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 140 के अभाज्य गुणनखंड। 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 गुना 5 गुना 7। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की घात 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो घात भी कितनी आएगी 2। यहाँ पर क्या है 5 और इंटू 7। तो ये 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसमें 2 का भाग जाएगा। सबसे छोटी देखो यहाँ पर जो भी तुमने गुणनखंड करे वो सभी कैसे अभाज्य संख्याओं के रूप में, इसलिए जो ये गुणनखंड कर रहे हो आप ये गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड। क्यों? क्योंकि ये संख्याएं कैसी हैं अभाज्य संख्याएं। तो 156 के गुणनखंड करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 नाम 18। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या है और विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है। तो इसमें जाएगा 3 और 9 12, 12 में 3 का भाग चला जाता है, इसलिए इसमें किसका भाग जाएगा 3 का। 3 एकम 3, 3 3 9। 13 अपने आप में अभाज्य संख्या है, इसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। अभाज्य संख्या की परिभाषा में बता सकता हूँ, अभाज्य संख्या में सिर्फ एक का भाग जाता है या फिर स्वयं संख्या का भाग जाता है। तो ये क्या हो गए आपके 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो कैसे लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड, 2 गुना 3 गुना 13। इसी प्रकार से ये सवाल देखेंगे 3825। 3825 पहले देखते 2 का भाग जाएगा नहीं इसमें कन्फर्म है। तो ये चेक करते हैं, ये और देख लो आप यहाँ पर 2 कितनी बार है 2 बार, इंटू में क्या है 3, इंटू में 13। ये इस प्रकार से लिखने का तरीका होता है। ठीक है, अब देखेंगे 3825 के, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। देखते 3 का जाएगा या फिर नहीं। 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18 और 18 में 3 का भाग चला जाता है, तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेंगे यहाँ पे 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। इसमें देखो 1 2 3, 3 और 7 10, 10 5 15, 15 में 3 का चला जाता है, तो इसमें जाएगा 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। इसमें देखो 4 2 6, 6 और 5 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता है ना, तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। इसमें लास्ट में क्या है 5 है, तो इसमें 5 का 100% भाग जाएगा। तो 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25, इसमें भी 5 का जाएगा। 5 एकम 5, 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचेंगे, 3 को अगली संख्या के आगे लगाएंगे, 5 सत्ते 35। और मैंने अभाज्य संख्याओं में बताया है कि अभाज्य 17 की ऐसी संख्या है एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 में किसका भाग जाएगा सिर्फ 17 का जाएगा, 17 एकम 17। तो ये 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा में क्या है 17, यानी 3 पर घात कितनी आएगी 2 और 5 पर भी घात कितनी आएगी 2, इंटू में 17। ये 3825 के क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 505। ये 505 नहीं, सॉरी, इसके लिए ये है 5005। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड देखो। पहली बात तो ये विषम संख्या है, इसमें 3 का भाग जा सकता है, फिर 5 का। 3 का जाएगा नहीं, 5 + 5 10 है, 10 में 3 का भाग नहीं जाता, इसमें 5 का ही जाएगा डायरेक्ट। 5 एकम 5, 0 0 एज इट एज रहेंगी, और 5 एकम 5। अब 1001 में किसका भाग जाएगा? इसमें भाग जाएगा, रोक दीजिए। तो 1001 में भाग जाएगा 7 का, तो 7 का भाग दो, 7 एकम 7, बचेंगे कितने? 3, 7 चौक 28, बचेंगे कितने? 2, और 7 तिये 21। हम जानते हैं इसमें किसका भाग जाएगा? 11 का, क्योंकि देखो 3 + 1 4 होता है, और 4 - 4 करेंगे, मैंने भाज्यता का नियम समझाया, इसमें किसका भाग जाएगा? 11 का। तो 11 एकम 11, बचेंगे 3, 3 को आगे लगाएंगे 3 के, और 11 तिये 33, तो 13 का 13 में भाग देंगे, 1 आएगा। ठीक है, तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 5005 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसी प्रकार देखेंगे अपन 7429 के अभाज्य गुणनखंड। 7429 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखो इसमें 3 का भाग देखो जाता है या नहीं। 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो इसमें किसका भाग जाएगा? 2 का भी भाग नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 13 का भाग दो आप। 7 का भी नहीं जाएगा, इसमें 11 का भी नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें जाएगा 13 का भाग। 13 पंजे 65, बचेंगे कितनी? 9। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे 7429 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखो इसमें मुझे तो पता है 17 का भाग जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो 17 दून 14 17 51, 17 चौक 68, 4 बार जाएगा, कितने बचेंगे? 6। कितने बचेंगे? 6। 17 तिये 51, 17 तिये 51, 17 चौक 68, ज्यादा हो जाएगा 62 से, है ना? तो 17 तिये 51। अब 62 में से 51 घटाएंगे तो क्या बचेंगे? 11, तो 119 बन जाएगा। तो 17 सत्ता 119। इसमें किसका भाग जाएगा? 7 3 10, 4 14, 19 का जाएगा। इसमें किसका जाएगा? 19 का। 19 दून 38, कितने बचेंगे? 5। तो ये मिलकर क्या बना देगा? 57। 19 तिये 57। और जैसा कि तुम जानते हो 23 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 23 में किसका भाग जाएगा? 23 का ही जाएगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। 156 के, सॉरी यहाँ पर ये 1 आएगा। ठीक है, तो ये 156 का अभाज्य गुणनखंड हो गए, ये 3825 के, ये 5005 के, और 7429 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 17 गुना 19 गुना 23। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन 7429 के अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि इसमें तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं आ रही है और बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं, तो भाग देने में दिक्कत आ सकती है आपको। ठीक है, जैसे कि आप तो स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? HCF इंटू LCM। तो देखते हैं, पहली बात तो इनके HCF और LCM निकालते हैं। ठीक है, जैसे मैं प्रोसेस कर रहा हूं, आपको एग्जाम में ऐसे ही करके आना है। तो पहले 26 के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 26 के अभाज्य गुणनखंड। छब्बीस के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड आप रफ शीट में करके देख सकते हो। रफ शीट में आप करके 26 के अभाज्य गुणनखंड रफ शीट में करना है। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 13 में 13 का भाग जाएगा, 13 एकम 13। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहे? 2 गुना 13। इसी प्रकार 91 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं।
91 के अभाज्य गुणनखंड। 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, वो भी आप रफ शीट में ही करके देखेंगे। तो 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, इसमें 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7, 7 तिये 21, तो 13 एकम 13। तो 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 7 गुणा 13। आप अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद इन संख्याओं को आप एक साथ नीचे लिखेंगे, 2 गुणा 13। तो 91 के गुणनखंड क्या है, 7 गुणा 13। तो समझेंगे एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। मैं एक ही शब्दों में एचसीएफ और एलसीएम समझा देता हूं। अगर दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में, दोनों संख्याओं जैसे 26 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 13 और 91 का अभाज्य गुणनखंड है 7 गुणा 13। अगर इन अभाज्य गुणनखंडों में कोई चीज कॉमन है तो वो जो कॉमन चीज होगी वही क्या होगी, एचसीएफ होगी। तो इसमें 13 और इसमें भी क्या है 13, तो ये 13 दोनों में कॉमन है, तो ये 13 ही क्या होगा, इस इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ। अब एलसीएम देखेंगे, एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है वो तो आएगा ही, जो कॉमन है वो तो आएगा ही, लेकिन इस कॉमन संख्या के अलावा जो भी बचा हुआ है, ऊपर क्या बचा हुआ है 2 और नीचे क्या बचा हुआ है 7, क्योंकि ये तो आपने कॉमन ले ली, ये संख्या तो ये संख्या आपने क्या ले ली है, कॉमन। तो कॉमन वाली संख्या को एक बार लिखेंगे, कॉमन संख्या को सिर्फ एक बार लिखेंगे, और ऊपर जो भी बच रहा है उसको गुणा के रूप में लिख देंगे। जैसे ऊपर 2 बच रहा है तो 2 को गुणा के रूप में लिख दिया, नीचे 7 बच रहा है तो इसको गुणा के रूप में लिख दिया। तो इनका आपस में गुणा कर देंगे, 13 गुणा 2 26, 13 गुणा 2 26, गुणा में क्या है 7, तो 7 6 42 और 7 दूनी 14 4 18। तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा 182। तो आगे सवाल में आपके लिए ये भी दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के, ये सत्यापित करना है आपको। तो दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम की। तो अपन चेक करते हैं, दो संख्याएं अपने पास इसमें क्या है 26 और 91 है, तो दो संख्याएं क्या है 26 और 91, इनका जो गुणनफल है वो हमेशा किसके बराबर आना चाहिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। एचसीएफ क्या है तुम्हारा, एचसीएफ आया है 13 और एलसीएम कितना है 182। अगर ये दोनों मान बराबर आ गए तुम्हारे, एलएचएस वाला हिस्सा और आरएचएस वाला हिस्सा अगर दोनों गलती से बराबर आ गए आपके, तो तुम्हारी ये बात क्या हो जाएगी, सत्यापित हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इधर गुणा करो, 26 का 91 से करो, 26 एकम 26, बचेंगे हासिल 2, 26 का 9 से करो, 9 ते 27 और 2 70 में से क्या घटा दो 24 घटा दो, 24 9 70 में से 26 घटा दो आप, तो 50 44 944 और 2 बच रहे 946, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इनका भी आपस में गुणा करो, 13 गुणा 2 करेंगे 26, 13 गुणा 2 करेंगे 26, 13 अट्ठे 104, हासिल 2 बच रही थी तो क्या हो जाएगा 106, बचेंगे 10, 10 13 कम 13 10 30, यार ये तो गलत होगा, 26 गुणा 1 से करेंगे 6 और 26 गुणा 9 से करेंगे तो आएगा तुम्हारा 264, हासिल कितनी बच रही है 2, तो क्या आ जाएगा 236, बताना यार किस किस 26 गुणा 91 से करेंगे तो आएगा तुम्हारा 2366 और इसका गुणा इससे करेंगे 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104 और 2 106, तो हासिल बचेंगे 10, 13 कम 13 और 10
30। तो ये क्या दोनों आंसर क्या आ रहे हैं तुम्हारे, एलएचएस वाला हिस्सा और आरएचएस वाला हिस्सा दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 के अभाज्य गुणनखंड और 92 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले मैं 510 के अभाज्य गुणनखंड करता हूं। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड यहां पर कर लेते हैं अपन। इसमें 2 का भाग दो, 2 1 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। इसमें अब 2 का भाग जाएगा नहीं, देखते 3 का जाएगा या नहीं। 5 5 10, 10 और 2 12, 12 में 3 का चला जाता है, इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। इसमें भी किसका भाग जाएगा, 3 का। 3 दूनी 6, इसमें 3 का नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 5 का। 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। 17 का अभाज्य संख्या है, 17 में किसका भाग जाएगा, 17 का ही भाग जाएगा। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहे हैं आपकी, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसी प्रकार 92 92 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 92 के अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पर कर देता हूँ। 2 चुक 8, 2 छिक्की 12, 2 दून 4, 2 तिया 6। तो 23 एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें किसका भाग जाएगा, 23 का ही भाग जाएगा। तो 92 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 23। तो अब अपन एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन बताया, एचसीएफ क्या होती है, एचसीएफ वह संख्या होती है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है, एक तो ये 2 कॉमन है और इसके अलावा क्या चीज कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और एलसीएम देखो, एलसीएम एलसीएम मैंने इस क्वेश्चन बताया, जो कॉमन है वो संख्या तो आएगी, जो कॉमन है वो संख्या तो आएगी, लेकिन कॉमन के अलावा ऊपर नीचे जो भी संख्याएं हैं उनको अपन गुणनफल के रूप में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर कॉमन क्या था, 13 था, और 13 के अलावा ऊपर 2 बचा था और 7 बचा था, तो ये मैंने किसके रूप में लिख दिए, गुणनफल के रूप में। इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे। तो ऊपर एक तो 3 बचा हुआ है, एक 5 बचा हुआ है और एक 17 बचा हुआ है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। और नीचे एक 2 बचा हुआ है और एक क्या बचा हुआ है, 23 बचा हुआ है। तो इनका आपस में गुणा कर देंगे अपन। कैसे करेंगे, 2 तिया 6, 6 पंजे 30 गुणा 17 दून 34, गुणा में क्या है 30। तो 34 का 30 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 3 3 9 और 1 10, 1020 गुणा में क्या है 30। 23 का गुणा करेंगे इससे 0, 23 दून 46 और 23 एकम 23। तो तुम्हारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 23,460। सत्यता की जांच भी पूछिए तुमसे कि सिद्ध करो दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर। देखते हैं दो संख्याएं क्या है अपने पास, एक तो 510 है और एक क्या है 92 है। और इनका एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है 2। और एलसीएम क्या है, एलसीएम है तुम्हारा 30,460। दो संख्याओं का गुणनफल लिख दिया और उनका एचसीएफ और एलसीएम लिख दिया। अगर ये गुणनफल एलएचएस वाला हिस्सा किसके बराबर आ जाए, आरएचएस की, तो तुम्हारे द्वारा जो एचसीएफ और एलसीएम के मान निकाले गए हैं वो सही है। अगर ये गुणनफल बराबर नहीं आते हैं तो तुम्हारे एचसीएफ और एलसीएम के मान भी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो गुणा करेंगे, इनका कर लेते, ये आसान पड़ेगा, ठीक है। 2 छिक्की 12, 2 चुक 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी 46,920। इनका भी गुणा करेंगे अपन तो आएगा तुम्हारा 46,920। आप गुणा करके देख सकते हो इनके दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर आएगा, उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा करते हैं। पहली बात तो आपको 336 के अभाज्य गुणनखंड करनी, उसके बाद 54 के अभाज्य गुणनखंड करने। मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूँ,
अभाज्य गुणनखंड मैंने सिखा दी किस प्रकार से किए जाते हैं, गुणनखंड कर लेना आप। तो इसको मैं लिखूंगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, ठीक है। और 54 के गुणनखंड आएंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो इनका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ मैंने पहले 2 क्वेश्चनों में बताया है, जो भी चीज दोनों में कॉमन है वो तुम्हारा क्या होगा? एचसीएफ। यहाँ पर ये 2 कॉमन है और एक ये 3 कॉमन है। ऐसे आप एग्जाम में तो ऐसे निशान नहीं लगा के आने, लेकिन ये समझाने का तरीका है। तो एचसीएफ क्या आएगा तुम्हारा? 2 गुना और ये 3 यानी 6। अब एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम जो कॉमन है वो तो आएंगी, कॉमन क्या क्या है? 2 और 3 कॉमन है, इनके अलावा जो भी बच रहा है, ऊपर बच रहा है 2 गुना 2 गुना 2 और गुणा में क्या बच रहा है? 7 और नीचे क्या बच रहा है? 3 गुना 3 3 गुना 3। तो इनका आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 2 तिया 6 6 दून 12 12 दून 24 24 दून 48 गुणा 3 तिया 9 और 9 7 63। तो ये लिख देंगे और इनका आपस में क्या कर देंगे? गुणा। तो गुणा में लिखता हूं इनका, गुणा करके देख लो आप एक बार। 48 गुणा में 63। तो 3 8 24 3 चौक 12 13 14 और 6 8 48 बचेंगे 4 6 चौक 24 और 4 28 यानी कितना आ जाएगा तुम्हारा? 4 2 0 3024। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 3024 और एचसीएफ कितना आ गया? 6। सत्यता की जांच करनी, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा? एचसीएफ इंटू एलसीएम की। दो संख्याएं क्या है तुम्हारे पास? एक तो है 336 और एक क्या है? 54। और एचसीएफ क्या है? 6 और एलसीएम 3024। इनका गुणा कर देंगे, 6 चुक 24 7 बची, तो 6 दून 12 और 2 14 14 का 14 आया 6 ये 18 18,144। इसी प्रकार इनका गुणनफल कर लेंगे आप, कितना आएगा? यही आ जाएगा, ठीक है। ये बात क्या हो जाएगी? सत्यापित। ये आपको समझ में आया होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल किस प्रकार से एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। अगर ये गुणनफल बराबर आ जाते हैं तभी तुम्हारे एचसीएफ और जो एलसीएम के मान आए वो क्या होंगे? सत्य होंगे। आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसा कि पहले क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा था कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाला था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में तुम्हारे लिए 3 संख्याएं दी हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में 2 संख्याएं दी थी और उनका क्या पूछा? एचसीएफ और एलसीएम पूछा था। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा क्या ज्ञात करनी? एचसीएफ और एलसीएम। तो भाई अपन को पहले क्या करना पड़ेगा? 12 के अभाज्य गुणनखंड लिखने, 12 के अभाज्य गुणनखंड करने। क्या होंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड? 2 गुना 2 गुना 3। देखो 2 दून 4 4 3 12 12 क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड। आप करके देख लेना गुणनखंड विधि के द्वारा। और 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुना 5। और इसी प्रकार 21 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 गुना 7। गुणनखंड तो कर लेंगे अपन सभी, 15 के 3 गुना 5, 21 के 3 गुना 7, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ जो संख्या तीनों में क्या है? कॉमन। जो संख्या तीनों में क्या है? कॉमन, वो क्या होगी? एचसीएफ। तो देखो कॉमन क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी क्या है? 3। तो ये 3 क्या है आपका? एचसीएफ। क्या है? एचसीएफ। 3 के अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों में उभयनिष्ठ हो। बात आई आपको समझ में? तो एच जो चीज कॉमन है वो तो लेनी है आपको, तो कॉमन के अलावा जो भी है, ऊपर क्या है? 2 गुना 2 बच रहा है तो ये लिखेंगे, और नीचे की इसमें क्या बच रहा है? 5 बच रहा है, और सबसे नीचे की में 7 बच रहा है।
तो इनका आपस में गुणा करके क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो 3 गुणा 2 6, 6 दून 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा 6 7 करूंगा तो 7 6 42, यानी 420 क्या आ जाएगा आपका एलसीएम। बात आई, समझ में आई होगी। इसी प्रकार आपको 17 23 और 29 के एचसीएफ और एलसीएम निकालनी। तो लिखो 17 को, 17 देखो एक अभाज्य संख्या है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 17 गुणा 1। 23, 23 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 23 गुणा 1। 29 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 29 गुणा 1। क्योंकि इनके अभाज्य गुणनखंड हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये खुद स्वयं संख्या ही क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए अभाज्य संख्याओं को तुम गुणनखंड थोड़ी कर सकते हो ना। तो एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ देखो जब तुम्हें कुछ भी कॉमन ना दिखे ना, देखो जैसे 17 23 29, जब कुछ भी कॉमन ना दिखे तो तुम्हें एचसीएफ मानना है ई, क्योंकि जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो तब होता है एक गुणा के रूप में। और ये एक है जो ऐसी संख्या है जिसका किसी भी संख्या में गुणा हो सकता है और किसी भी संख्या में भाग हो सकता है, और उस संख्या पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा जिसमें एक का गुणा हो या फिर एक का भाग जाए। तो यहाँ पर एक उभयनिष्ठ है, और ऐसी स्थिति एचसीएफ तभी एक होगा कब, जब तुम्हारे पास तीनों संख्याएं या फिर दो संख्याएं क्या हो, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो एलसीएम देखो, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम यहाँ पर 17, यहाँ पर क्या है 23 है, और यहाँ पर क्या है 29 है, ये तुम्हारा क्या है एलसीएम है। इन तीनों का आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो आप। तो मैं करता हूँ 17 × 51 बचे 5, 17 दूनी 34 और 5 39, गुणा में क्या है 29 है, तो 29 का गुणा कर देंगे यहाँ पे। मैं इधर करके बता देता हूँ, 391 गुणा में 29, 9 एकम 9 नाम 81, बचे 8, 9 3 27 और 8 35, 2 एकम 2 नाम 18, 3 6 7, क्या जाएगा तुम्हारा 9 3 3 11, 11 33 9, 11,339, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा एलसीएम। बात आई नहीं है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार, यहाँ पर देखेंगे तुम्हें अभाज्य गुणनखंड करने 8 के, फिर 9 के और फिर 25 के। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 2 गुना 2। अब गुणनखंड आप अपने तरीके से करोगे, भाई गुणनखंड मैंने सिखा दी, 8 की गुणनखंड कैसे करनी, 2 चौकार 2 दूनी 4 2 एकम 2, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 2 गुना 2। इसी प्रकार 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 गुना 3, 3 गुना 3, और 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुना 5। बात आई समझ में। तो एचसीएफ क्या होगा बताओ, एचसीएफ कोई ऐसी संख्या है इनमें जो उभयनिष्ठ हो, देखो 2 यहाँ पर थे लेकिन 2 यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, और 5 भी यहाँ पर है लेकिन इन दोनों संख्याओं में 5 नहीं। तो एचसीएफ क्या आएगा, जब ऐसी स्थिति हो तो एचसीएफ क्या आता है ए, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो एचसीएफ क्या आएगा ए। मैंने कारण स्पष्ट कर दिया पहले वाले सवाल में कि प्रत्येक संख्या के गुणा के रूप में हम एक लिख सकते हैं जो ही उभयनिष्ठ का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन सभी के गुणा में एक लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो एचसीएफ क्या मानना है ए। अब एलसीएम देखेंगे, एलसीएम क्या आएगा, ऊपर 2 गुना 2 गुना 2 है, नीचे क्या है 3 गुना 3, और यहाँ पर क्या है 5 गुना 5, तो गुणा करें 2 दून 4, 4 दून 8, 8 3 24, 24 3 48, और 48 पंजे 5 चौक 20, 8 पंजे 40, 160, और 160 का गुणा 5 से करेंगे 16 पंजे 80, 800। आता ही ना ही समझ में, 800 नहीं आएगी, दोबारा से गुणा करो, 2 दून 4 दून 8 3 12, 12 ये 36, और 36 पंजे होते हैं 144, और 144 गुणा 5 करेंगे 14 पंजे 70, 5 चौक 20, 190, नहीं पहुंच कर देख रहे थे यार। तो इनका
इनका गुणा करेंगे अपन, 2 दूनी 4, 2 8, 3 24, 24 3 48 और 48 गुणा 25 करेंगे तो आएगा तुम्हारा 720। तो एलसीएम क्या हो गया तुम्हारा 720। कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके एचसीएफ और एलसीएम हो गई 3 संख्याओं वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो एलसीएम एलसीएम आएगा, देखो 2 गुणा 2 4, 4 दून 8, 8 3 24, 24 3 72, 72 का गुणा 25 से कर दो आप, 72 का गुणा 25 से करेंगे तो क्या आएगा 25 दून 50 और 25 सत्ते 150, 25 सत्ते 175, अब 18 सारो 72 का गुणा 25 से करेंगे तो आएगा तुम्हारा 1800। तो एलसीएम क्या है 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर दिख रहा है। इस यही बात है। अरे सॉरी यार, तुम शांत रहो। ई बोले को वैसे बोलते और कोई ना बोले। क्वेश्चन नंबर 4 से या काट दे यार, कुछ यही में चल रही। चल बात है सही, स्टार्ट कर दी। अब चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है तुम्हारे लिए और एलसीएम ज्ञात करना है 306 और 657 का। तो देखते हैं क्वेश्चन को। 306 और 657 आपके पास दो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ कितना दिया हुआ है सवाल में 9 और आपको एलसीएम निकालना है 306 का 657 का। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक सूत्र बताया था मैंने कि दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं क्या है अपने पास, संख्याएं हैं एक तो 306 है और एक है 657। और एक सूत्र मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ाया था तुम्हें, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम की। दो संख्याएं कौन कौन सी है तुम्हारे पास, एक तो 306 है और एक है 657 और इनका एचसीएफ कितना दिया है सवाल में, एचसीएफ दिया है तुम्हारे लिए 9। क्या दिया है 9 और तुम्हें निकालना क्या है एलसीएम। सवाल में पूछा भी क्या है तुमसे एलसीएम। तो ये वाला फॉर्मूले के द्वारा आप एलसीएम ज्ञात कर सकते हो। तो 9 गुणा में यहाँ पर किस में आएगा, इधर भाग में आएगा। 306 गुणा 657 बटे में 9 बराबर में क्या है एलसीएम। तो इसको डिवाइड कर दो, 9 एकम 9, यहाँ पर इसको करो 9 तिये 27, बचेंगे 3, 36 बनेगा, 9 चौक 36, यानी जो तुम्हारा एलसीएम है वो आ जाएगा 34 गुणा में 657। तो एलसीएम गुणा कर लेंगे यहाँ पर, 34 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 21, 7 चौक 28, 210 और 28 कितने होंगे 238। 34 गुणा 5 से करेंगे 5 चौक 20, 5 15, 170, 170 में जोड़ेंगे 23, यानी 3 हासिल बचेगी आपकी 19। 34 का गुणा 6 से करेंगे 6 18, 180, 6 चौक 24, 180, 204, 204 में ऐड करेंगे 19, यानी 9 और 4 13, 1, 9 और 4 13 हासिल बचेगी 2, 1, 2 आएगा। ये आएगा तुम्हारा इसका एलसीएम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, या मिटा दो। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। मतलब तुम्हारे पास एक संख्या है 6 की पावर n
और तुम्हें n का मान लेना है एक प्राकृतिक संख्या। जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाई है संख्याओं के ऊपर, उसमें मैंने बताया कि प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती है जो 1 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4 और अनंत तक जाती हैं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 6 की पावर n का कोई अंक 0 पर समाप्त होता है, यानी तुम n का मान रखो और n के मान आपको क्या रखने, n का मान सिर्फ तुम प्राकृत संख्या रख सकते हो, नेचुरल नंबर। तो मैं यहाँ पर n का मान चेक करता हूँ, n बराबर 1 पर, फिर मैं n बराबर 2 पर चेक करूंगा, n बराबर 3 पर चेक करूंगा, ठीक है। और संख्या क्या है तुम्हारे पास, 6 की पावर n। तो n का मान क्या रखना है आपको, 6 की घात a। n का मान क्या रखना है, e। तो 6 की घात a क्या होती है, 6। यहाँ पर रखेंगे 6 की पावर n, यानी 6 की घात क्या रखनी है यहाँ पर, n का मान 2, और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। यहाँ पर n का मान क्या है, 3। तो संख्या में 6 की पावर n है, तो घात क्या रखेंगे, 6 की पावर 3, यानी क्या आएगा तुम्हारा 216। इसी प्रकार n का तुम प्राकृतिक संख्या में से कोई भी मान रख दो, n का तुम प्राकृतिक संख्या में से कोई सा भी मान रख दो, उसका जो अंतिम अंक होगा ना वो सदैव क्या रहेगा, 6। जबकि क्वेश्चन ये बोल रहा है क्या 6 की पावर n का कोई अंक 0 पर समाप्त होता है, नहीं। 6 की तुम कितनी भी घात करो, 6 की तुम कितनी भी घात करो, उसका अंतिम जो अंक है, लास्ट डिजिट है जो, वो हमेशा क्या आएगा, 6। हमेशा क्या आएगा, 6। तो इसलिए इसी प्रकार 6 की पावर n, n का मान, अगर तुम n का मान प्राकृतिक संख्या रखते हो, प्राकृतिक संख्या रखने पर सदैव 6 की पावर n का मान, 6 की पावर n का मान हमेशा 6 पर समाप्त, 6 पर समाप्त होगा। तो एग्जामिनर ने जो बात बोली है कि 6 की पावर n और तुम n का मान सिर्फ प्राकृतिक संख्या रख सकते हो, तो क्या वो 0 पर समाप्त हो सकती है, तो ये बात क्या है, गलत है। अतः यहाँ पर लिख देना 6 की पावर n कभी भी, 6 की पावर n का अंतिम अंक कभी भी 0 नहीं आ सकता, अंतिम अंक कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।